नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के कम आंकड़े आने के बाद लोग लापरवाह हो चुके हैं। न चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लोग खुद अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराना बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि कोरोना अदृश्य दुश्मन है। वैक्सीनेशन के बाद ही कोरोना से बचा जा सकता है, और विशेषज्ञों की माने तो तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए पहले खुद वैक्सीन लगवाएं और बच्चों का ध्यान रखें। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं या कोरोना से ठीक होने के बाद भी आपको कोई समस्या है, तो आप डॉक्टरों से सीधे बात कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टरों का एक खास पैनल है जो कि आपके हर सवालों का जवाब देगा। आप हमारे दिए गए फोन नंबर्स पर सीधे सीधे जुड़ सकते हैं और बड़े डॉक्टरों से आप बात कर सकते हैं, और आपके मन में कोई भी सवाल है बेहिचक आप उसका जवाब ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और आपको बताएं कि ये इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी मुहिम है, और इसीलिए बार बार हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों तक असल जानकारी पहुंचा सकें, भ्रम की जो स्थिति है उसको दूर करें, और असल मायने में जो सही जानकारी है एक्सपर्ट के द्वारा वो आप तक पहुंचाएं। और इसीलिए हम कहते हैं कि कोरोना को हराना है और टीकाकरण कराना है। चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी ये बहुत जरूरी हो चुकी है। और इसीलिए जरा आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि 2 खास मेहमान, 2 डॉक्टर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। नोडल ऑफिसर डॉक्टर रवीश अग्रवाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवीश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ डॉक्टर आशीष तोमर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशीष, बहुत स्वागत है आपका। और फिजिशियन डॉक्टर नीलम चितौरिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नीलम, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत डॉक्टर आशीष तोमर आपसे ही करना चाह रहा हूं। तीसरी लहर की आशंका है, और यह माना जा रहा है कि तीसरी लहर अगर आती है तो यह बहुत हद तक घातक साबित हो सकती है, और खास करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये ज्यादा प्रभावित कर सकती है। तो इसके लिए क्या और तैयारियां करनी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर? सरकार को इस पर क्या कदम उठाने चाहिए? और तीसरा सवाल यह भी कि अब जो घर के लोग हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनको छोटे बच्चों का ध्यान रखना किस तरीके से जरूरी हो जाता है, और क्या उनको करना चाहिए? डॉक्टर आशीष। सर देखिए, अभी जैसा भी हम देख रहे हैं कि अभी हम तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं कि भाई तीसरी लहर आने वाली है, तो हम क्यों उसका इंतजार कर रहे हैं? अभी तक हम लोगों को यही नहीं समझ पा रहे हैं। हमें हालांकि कोशिश तो यही करनी चाहिए कि इस तीसरी लहर को रोकने के लिए हमें स्वयं ही सारी कोशिशें करनी है। तीसरी लहर किसके द्वारा बढ़ रही है? हम लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा। भाई हम सब लोगों के साथ ही तो तीसरी लहर बढ़ेगी। तो हमें कोशिश यही करनी है कि जो आज हम अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, हम सीधा घर में आए, सीधा लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमें जो दूरियां हैं ये बना के अभी रखनी है ना। प्रशासनिक रूप से जैसे अभी पहले कोरोना का ये काल गया था, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, लेकिन प्रशासन ने बहुत अच्छी अच्छी कोशिशें करके फिर भी इन चीजों को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन अभी हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं लोगों से कि अपना 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क पहनकर बाहर जाएं, मास्क बिना पहने बाहर ना घूमे, मार्केट में अनावश्यक रूप से ना घूमे। अगर अभी लॉकडाउन खुला है तो उसका अनावश्यक रूप से हम प्रयोग ना करें। अगर हमें कोई चीज जरूरी है, क्योंकि ये एक चैन है, इसे हम ही लोग तोड़ सकते हैं। हम वैक्सीनेशन अभी कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को घर घर तक पहुंचे। तो वैक्सीन के द्वारा भी इसे जो है लोग वैक्सीन को भी अभी बहुत अच्छे से नहीं मान रहे हैं कुछ लोग। क्योंकि गांव के स्तर पे देखा जाए, अभी क्या हुआ था, पहले लोगों को एक मन में था कि गांव में कोई कोरोना नहीं जाएगा। अभी गांव से लोगों के साथ कोरोना लगातार निकल के आ रहा है, कोरोना के पेशेंट्स निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम बस यही कोशिश कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। बाकी जितना डॉक्टर्स की टीम और हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि इस चीज को नियंत्रण में लाया जाए, लेकिन हमें आम लोगों से, जनता से ये अपील करनी होगी कि वो लोग इस चीज में हमारा सहयोग करें। बिल्कुल, और इसमें सहयोग करना बहुत हद तक ज़रूरी है, और इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के इस अभियान में सभी को अपना सहयोग करना चाहिए। और मुफ्त में वैक्सीन लग रही है, तो कम से कम इसमें प्रशासन और सरकार की जो कोशिशें हैं उनको हमें सराहते हुए कम से कम उसका सहभागी हमें बनना चाहिए। लेकिन डॉक्टर रवीश, हमने देखा कि पहली लहर के अंदर जो शहरी इलाके हैं उन इलाकों में बहुत हद तक इसका असर हुआ, लेकिन उसके बाद दूसरी लहर में हमने देखा कि बहुत हद तक जो ग्रामीण अंचल है वहाँ तक भी ये वायरस पहुँचा। और तीसरी लहर की आशंका है, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि इससे छोटे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है उसको कम से कम बचाया जा सके, ये कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पर, जैसा दूसरी लहर में देखने को मिला था,
उन इलाकों में जब खतरा ज्यादा बना, वहां पर संक्रमण बढ़ता चला गया, तो उतनी व्यवस्थाएं बन नहीं पाई थी। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा व्यवस्थाएं बनाने की जरूरत है और ये बहुत कम समय है। हाँ, नमस्कार शुभेंदु जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल रवि जी। मुद्दा ये है कि सेकेंड लहर में ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसका प्रभाव काफी देखने को मिला, क्योंकि हम तैयार नहीं थे। हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो भाई हैं, उनको ये लगता था कि ये बीमारी केवल शहर की है। उसका परिणाम भुगता। सोशल डिस्टेंसिंग, जितने भी हमारे कोरोना के प्रोटोकॉल्स थे, उसका अनुपालन नहीं किया गया। और ये ग्रामीण क्षेत्र दोबारा एक गलती करने जा रहा है, वो है टीकाकरण न कराना। शहरी क्षेत्र में टीकाकरण काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है, परंतु आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण बहुत कम हो रहा है, उसका प्रतिशत बहुत कम है। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज हमको यदि तीसरी लहर से लड़ना है तो हमको पहले वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले लेना है और अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है। कोविड का अनुपालन करना है और अनुपालन पहले माँ बाप करेंगे, उसके बाद ही बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ग्रामीण इलाकों में ये एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी प्रशासन के सामने बनी हुई है। जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसका ज्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टर नीलम, इसके लिए अब क्या करना चाहिए? ग्रामीण इलाकों में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, बहुत सारे लोगों के अंदर अलग अलग चीज़ों को लेकर के भ्रम है। बहुत सारे लोग ये भी मान करके चल रहे हैं कि इस वैक्सीन की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है? और जब एक्सपर्ट्स जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, अलग अलग गाँव में भी जाते हैं जब डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम, तो वहाँ रिएक्शंस क्या मिलते हैं? शुभेंदु जी, पहले तो नमस्कार। और इसके लिए गांव के लोगों के लिए जागरूकता टीम बनाई गई है। हम जाके उन्हें जागरूक भी करते हैं। और अभी जो वैक्सीनेशन चल रहा है 18+ वालों का चल रहा है। आवाज़ नहीं आती? जी, आवाज़ आ रही है। डॉक्टर नीलम, आपकी आवाज़ मिल रही है, आप अपनी बात पूरी रखिए। 18+ का जो वैक्सीनेशन हो रहा है, उन्होंने युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, महिलाओं ने लिया पुरुषों की अपेक्षा। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि करें। अभी हमारे क्षेत्र जालौन में 15,000 के लगभग हो गया है। डॉक्टर रवीश, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। ये सवाल जो है डॉक्टर नीलम से है। जी डॉक्टर नीलम। डॉक्टर नीलम बताइए। जी जी, ये 18+ वालों का जो वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के भी भाग लिया है और महिलाओं ने कम भाग ले रहे हैं। और हम लोग बाकी टीमों पे भी मोटिवेट कर रहे हैं गांव-गांव जाकर, जो उनके अंदर भ्रांतियां फैली हुई हैं कि वैक्सीनेशन से लोग मर रहे हैं या किसी तरह का भी उनका कोई भी हानि नहीं होती है वैक्सीन से, समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और अभी इधर का वैक्सीनेशन करीब नदी गांव का 15,000 के लगभग हो चुका है और आगे भी कोशिश जारी है। सभी से यही कहेंगे, मास्क बराबर लगाए रखें, प्रॉपर हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जरूर वैक्सीनेट हों, जरूर वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि तीसरी लहर बच्चों पर प्रभाव डालेगी, तो आगे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये भी कहा जा रहा है कि आगे किसी तरीके की परेशानी ना आए, उससे पहले आपको वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि अगर तीसरी लहर का अंदेशा जिसका हम जता भी रहे हैं अगर आती भी है तो उससे पहले हम कम से कम उस दौरान सुरक्षित अपने आप को महफूज कर सकें। और अगर हम महफूज हो पाएंगे तो परिवार के बाकी सदस्यों को बचाने में हम कोशिश कर सकते हैं, उसमें एक मदद मिल सकती है। लेकिन इस दौरान डॉक्टर आशीष तोमर, मैं एक चीज़ और भी यहाँ समझना चाह रहा हूँ और प्रदेश की जनता भी ये जानना चाह रही है कि अभी भी कोरोना खत्म तो हुआ नहीं है, लेकिन लोगों की मानसिकता एक बार फिर से वैसे ही बनती चली जा रही है जो कि पहली लहर के खत्म होने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिला था। वापस से जब चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, लोग बाजारों में जा रहे हैं, भीड़ वहां पर एक बार फिर से हो चुकी है, सड़कों पर हम देखते हैं आवाजाही पहले के मुकाबले बहुत हद तक बढ़ चुकी है, निश्चिंतता लोगों के मन में आ चुकी है।
तो यही वो कारण है जो कि तीसरी लहर का अंदेशा बने हुए हैं, और कई एक्सपर्ट से मान करके चल रहे हैं कि अगर इसी तरीके से लापरवाही बढ़ती जाएगी तो आगे तीसरी लहर का अनुमान जो जताया जा रहा है वो बहुत जल्द आ सकती है। सर बिल्कुल आपका कहना सही है। अभी पहले भी क्या हुआ था, लास्ट ईयर 2020 में जब कोरोना काल आया था, तो उस समय पर भी यही हुआ था कि लॉकडाउन सरकार ने खोला, और खोलने के पश्चात क्या होता है कि सभी लोग बाग रोड पे निकलना, मार्केट में भीड़ लगाना, रोड साइड खाना, और ऑफिस में मतलब एक जगह कलेक्ट होना, तो सारी चीजें जो हो रही थी वो भी इसी प्रकरण का एक हिस्सा थी। अभी जब दोबारा से लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ है, लोगों का फिर से रोडों पे निकलना बराबर ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, लोग उसे फिर से हल्के में लेते जा रहे हैं कि भाई अब कोरोना फिर से खत्म हो गया है। लेकिन इस कोरोना को बढ़ा तो हम ही लोग रहे हैं। इस कोरोना को जो बढ़ा रहे हैं वो आम जनता, लोग बाग इकट्ठा होना, लोगों की पार्टीज होना, तो इसी सब चीजों के कारण एक दूसरे के संपर्क में आने से ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है डॉक्टर रवीश अग्रवाल, एक विशेष वर्ग ऐसा भी है जो कि खास तौर की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, और क्योंकि कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि विदेशी वैक्सीन आए तो उसके बाद वो उस वैक्सीन को लगवाएंगे, तो इसलिए वो वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या सुझाव है? सभी वैक्सीन सही हैं? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये एक गलतफहमी है, ये एक भ्रांति है। हमारे देश में बनी वैक्सीन हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक हो या फाइजर की हो, सबका एक ही काम है, कोरोना से बचाना। तो क्या मुझे कोविशील्ड लगी है तो मुझे कोविशील्ड से सुरक्षा नहीं मिली? बिल्कुल मिली। जिसको कोवैक्सीन लगी थी उनको सेकेंड जो वेव थी उसने उसकी सुरक्षा दी या नहीं दी? तो हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? इस बीच में यदि कोविड का संक्रमण हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सब भाइयों से कहना चाहूंगा कि प्लीज वैक्सीन सब एक सी है, किसी का इंतजार मत करिए, जो अवेलेबल है उसको तुरंत लगवाइए। ठीक है। और इसी दौरान एक और बड़ा संकट भी आ चुका है, क्योंकि कोरोना के अलग अलग रूप भी हम देख रहे हैं डॉक्टर नीलम। इसमें इस दौरान हमने देखा कि अब डेल्टा वेरिएंट, उसके बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट, तो ये कितना घातक है, और लोगों के मन में एक डर इस बात को लेकर के भी है कि अब जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो बहुत हद तक प्रभावी रहा है, इसमें नुकसान बहुत हद तक लोगों को हुआ है। तो इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं और इसके लक्षण क्या हैं? क्योंकि हमने देखा कि कोरोना के जो अलग अलग वेरिएंट सामने आए उसमें कुछ और नए लक्षण जुड़ते चले गए, कुछ उनकी पहचान होने लगी है। तो अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान कैसे हो पाए, लोगों को ये कैसे पता चल पाए कि वाकई में अब कोरोना हुआ और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है? सभी के सिम्टम अराउंड एक ही से ही हैं, कोल्ड, फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन, और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो ड्रॉप करता है लोगों का उसी के अकॉर्डिंग। और जो न्यू एज के हैं उन पे ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन जो ओल्ड एज हैं और जिनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है या क्या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन लोगों पे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है। डॉक्टर आशीष, इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे कि हमने देखा कि शुरुआत में सिर्फ तेज़ बुखार एक लक्षण के तौर पर हम देखते थे, उसके बाद हुआ कि उसमें खांसी भी हो रही है, ज़ुकाम भी हो रहा है, और उसके बाद ये देखने में आया कि कुछ वेरिएंट बदलाव हुए, तो उसके बाद लूज मोशन जैसी शिकायतें और पेट में इन्फेक्शन जैसी परेशानियाँ भी सामने आने लगी। तो ये कुछ नई चीज़ें इसमें जुड़ती चली गई लक्षण के तौर पर। अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट में कुछ और चीज़ें बदली हैं क्या? सर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स तो इसमें वही फीवर, ड्राई कफ और टायर्डनेस बहुत ज्यादा रहती है। और लेस कॉमनली देख सकते हैं कि इसमें पेन, बॉडी एक, सोर थ्रोट, डायरिया, है ना, ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलेंगी। और कंजक्टिवाइटिस, आंखों में मतलब लालिमा सा आना, ये बहुत सारी चीजें ऐसी उसमें हैं, जो कुछ रैशेज आना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। तो मोस्टली तो सारे सिम्टम्स एक दूसरे से मैच करते हुए हैं इसमें, ठीक है। लेकिन मेनली जो क्या है कि वो डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, और चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें मोस्टली हमने भी बहुत सारी चीजें इसमें देखी हैं कोविड में। जैसे लोगों का इसमें डी डाइमर वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सिम्टम्स उसमें उसकी वजह से आने लगते हैं। चेस्ट में प्रेशर लगने लगता है, चेस्ट पेन करने लगती है,
ठीक है, और लॉस ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा होने लगती है, स्लरिंग ऑफ स्पीच एक तरीके से सिम्टम दिखता है इसमें, है ना। तो ये मोस्टली सिम्टम्स हैं इसमें, लगभग सभी मैच ही हैं, तो इसमें कोई अभी ऐसा तो कुछ वो अभी है नहीं, लेकिन मेनली जो हमें सिम्टम्स दिखाई दिए हैं पेशेंट्स में वो यही दिखाई देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर रवीश अग्रवाल, एक चीज़ ये भी सामने आई है कि न सिर्फ कोरोना बल्कि आप आफ्टर कोविड पेशेंट्स जब कोरोना से रिकवर हो जाते हैं तो उनके अंदर ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस, येलो फंगस, ये अलग अलग तरीके से ये परेशानियां कुछ सामने आए। तो हम देख रहे हैं कि कोरोना के साथ साथ और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी बीमारियां जो कि हमें संक्रमित कर सकती हैं, हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकती हैं। तो और ऐसे अनुमान क्या हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा ताकि ऐसी चीज़ों से हम बच पाएँ? सबसे जरूरी बात यह है कि जो ब्लैक फंगस, येलो फंगस या व्हाइट फंगस का जो हमारे सामने केसेस आए, उसका एक ही कारण था कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज थी, और बॉडी की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होने की वजह से कोई भी फंगस का प्रवेश करना बहुत आसान हो गया था। दूसरा, हमारे बहुत सारे मरीजों को, बड़ी संख्या में मरीजों को स्टेरॉइड्स लेना पड़ रहे थे, क्योंकि स्टेरॉइड्स ही हमारे लिए संकट मोचन थे और उन्हीं की वजह से हमारा जीवन बच पा रहा था। लेकिन गलती कुछ ये हुई कि कुछ हमारे मरीजों ने अपनी मर्जी से, बगैर डॉक्टर के परामर्श के, बगैर डॉक्टर साहब की निगरानी के ये स्टेरॉइड्स का सेवन किया, और सबसे जरूरी बात ये कि उन्होंने अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल पर कोई निगाह नहीं रखी, कोई मतलब कंट्रोल नहीं रखा, जिसकी वजह से उनकी शुगर बढ़ी रही और उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हुई और शरीर में फंगस प्रवेश कर गया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये चाहे दूसरी लहर थी या आने वाली तीसरी लहर है, हमें अपने फैमिली डॉक्टर्स के परामर्श से ही अपना उपचार करना है। यदि हम इसको मिस करते हैं और अपने आप से या सोशल मीडिया के माध्यम से इलाज करते हैं तो हम गलती कर सकते हैं और कोई ना कोई चूक हो सकती है, जिसकी वजह से आज फंगस है और कल को कोई और बैक्टीरिया और कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करके हमको हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन इस दौरान डॉक्टर्स का परामर्श जरूरी होगा साहब। हाँ, ठीक है, इसमें एक्सपर्ट्स की सलाह बहुत हद तक ज़रूरी है और बिना एक्सपर्ट की सलाह के आप दवाएं बिल्कुल भी ना लें आप। लेकिन इसमें डॉक्टर रवीश अग्रवाल, अब हमने ये तो जाना कि कौन कौन से रूप हैं, कैसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं, क्या उनके लक्षण हैं, लेकिन अब ऐसे मरीजों की भी हम बात कर रहे हैं जो कि होम आइसोलेशन में हैं, अभी भी वो संक्रमित हैं और अपने घरों में हैं या फिर कोविड केयर सेंटर में हैं। तो ऐसे में उनके परिवारों को अब क्या ध्यान रखना चाहिए? खाने पीने की चीज़ें, हालांकि बहुत सारे जो कोविड केयर सेंटर में मरीज़ हैं तो उनको तो देखरेख मिल रही है, लेकिन जो होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए क्या इस दौरान ख़ास चीज़ें होनी चाहिए जो कि इस दौरान उनको करना चाहिए? खाने पीने की चीज़ों को उनको अपनी डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए, क्या उनको करना चाहिए? और पहली बात तो ये कि जो होम आइसोलेशन में हैं उनके पास ये मैंडेटरी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि उनके पास अलग कमरा हो, अलग टॉयलेट हो। यदि टॉयलेट एक ही टॉयलेट है और घर में सभी लोग उसको यूज कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को फैसिलिटी आइसोलेशन में जाना चाहिए, उसको होम आइसोलेशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में है उनके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर से ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम कितने स्वस्थ हैं। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन्ड है तब तो हम घर पे रहने की स्थिति में हैं। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे ड्रॉप कर रहा है तो ऐसे मरीज को हमें तुरंत फैसिलिटी आइसोलेशन में शिफ्ट करना चाहिए। अब आइए अब खाने पीने की बात जी। जहां तक मेरे पास ज्ञान है, खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। अच्छे से अच्छा बना हुआ पौष्टिक भोजन लीजिए, थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने से हमारी शरीर में एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी बेटर होगी। बाकी खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। हमें फल फूल भी खाना है, फलों को सेवन करना है, खासकर खट्टे फलों का। मिल्क अवश्य लेना है, उबला हुआ दूध अवश्य लेना है, और अपने टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन पर निगाह रखनी है। यदि इसमें कहीं भी गड़बड़ी होती है तो अपने डॉक्टर साहब से टेलीफोनिकली परामर्श कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और उनके द्वारा जो भी सलाह दी जाती है उसका पालन करिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको पालन करना होगा और कुछ खास चीज़ें जो कि आप अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं वो डॉक्टर रवीश अग्रवाल ने आपको बताई हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं ज़रा डॉक्टर नीलम, ये एक सवाल लोगों के अक्सर मन में आता है और बहुत सारे लोगों को हमने देखा भी इस दौरान कि एक्सपर्ट की सलाह के बिना अगर उनको संक्रमित वो हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो उनको शरीर में
तो वो घरेलू नुस्खों की ओर चले जाते हैं, वो तमाम वो चीज़ें करने लगते हैं जो अक्सर कह दी जाती हैं, घरेलू नुस्खों के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो अपने आप को और भी ज़्यादा संक्रमित और परेशान करने लगते हैं, और भी ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह होगी? उनके लिए सलाह यही है, पहले तो जो अपना कर रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं या उसको ज़्यादा इस्तेमाल न करें, अपने फैमिली डॉक्टर से कांटेक्ट करें या अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जो भी है, कोई भी तरीका हाँ ना अपनाएं। हाँ, हमने देखा कई बार कि हल्दी वाला दूध हो या लौंग का इस्तेमाल हो, ये क्या सभी चीज़ें कारगर साबित हुई हैं? क्या इससे कुछ हद तक कोरोना का इलाज तो नहीं कह सकते, लेकिन उससे बचाव के लिए कुछ हद तक कारगर रहा है ये घरेलू नुस्खों के तौर पर लोगों ने बहुत इस्तेमाल भी किया। जैसे अभी आपने बताया कि हल्दी में दूध, ये एक बॉडी की इम्यूनिटी, हल्दी जो है क्या एक एंटीबॉडीज डेवलप करती है, एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है बॉडी में ना। लेकिन अब आप जब कोरोना पॉजिटिव हैं तो उस टाइम पर सर ये हो सकता है कि मतलब आप बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग डोज में वो लेना चाहिए तभी आप उसको सेवन करें। लेकिन डॉक्टर रवीश अग्रवाल, इस दौरान हमने देखा कि एक प्रक्रिया जो कि अक्सर अलग अलग डॉक्टर्स के द्वारा भी बताई गई कि आपको भाप लेना है। तो अक्सर लोग इसी सलाह के आधार पर बिना किसी डॉक्टरी सलाह के घर में खुद ही भाप लेना शुरू कर देते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5-5 बार, 6-6 बार, और बार बार जितनी बार उनको लगता है कि उनको खांसी आ रही है, उनको सांस लेने में तकलीफ है, वो भाप लेना शुरू कर देते हैं। तो उससे और भी ज़्यादा उनको नुकसान होने लगता है। तो वही जो कि डॉक्टर आशीष भी बता रहे थे कि सही मात्रा में किसी भी चीज़ का सेवन बहुत सही होता है, अगर ज़्यादा लेंगे तो नुकसान होने लगता है। डॉक्टर रवीश, इस पर क्या कहना चाहिए? और जिन लोगों ने भाप का रेगुलर सेवन किया, निश्चित तौर से उनको फायदा हुआ। बेसिकली क्या है, भाप कब निकलती है? भाप निकलती है जब हमारे जो पानी है वो 100 डिग्री पे खौलने लगता है। 100 डिग्री पे पानी खोलने के बाद जो भाप निकलेगी, वो गर्म भाप नाक के अंदर प्रवेश करेगी। नाक के अंदर जो वायरस बैठा हुआ था म्यूकोसा के ऊपर, उसको वो किल करेगी, मार देगी। तो ये एक अच्छी सोच थी, अच्छी मतलब अप्रोच थी कि हमको स्टीम लेना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि ना, अति हर चीज की बुरी होती है। यदि हम भाप हर 2-2 घंटे में लेंगे तो वो भी हानिकारक हो सकती है। हम यदि काढ़ा या लौंग या और गर्म मसाले यदि बहुत अत्यधिक मात्रा में लेंगे, बार बार लेंगे, तो हमारे पेट को हानि पहुंचा रही थी। और देखा होगा आपने, गैस्ट्राइटिस कर रही थी, लोग गैस्ट्राइटिस से पीड़ित हुए, उल्टियां शुरू हो गई। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि भाप बहुत अच्छी चीज है, दिन में 3 बार लेते हैं सफिशिएंट है। आप कोई भी काढ़ा भी लेते हैं तो उसकी संतुलित मात्रा में लीजिए, नहीं तो ये नुकसान तो देगी, जैसा डॉक्टर आशीष ने कहा। भाप लेना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये तो मैं कहूंगा जी। भाप लेना अच्छी बात है, और लेकिन उसको नियमित एक मात्रा में आपको लेना होगा। अगर ज़्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो नुकसान भी आपको हो सकता है। डॉक्टर नीलम, इस दौरान आप इसमें क्या चीज़ें और जोड़ना चाहती हैं? कुछ खास चीज़ें और? नहीं जी जी, डॉक्टर नीलम बताएं। ये डॉक्टर साहब ने जो बात कही सही बोली है। काढ़ा वगैरह जो भी कुछ लेना चाहते हैं लोग, एक लिमिट मात्रा में लें, 40 to 50 ml दवा के रूप में। अगर उसका ज्यादा उपयोग करेंगे तो वो नुकसान तो देगा ही, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करेगा, और जब पॉजिटिव होते हैं तो और भी सारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, वोमिट हो जाती है, डायरिया हो जाता है पेशेंट को, किसी को ओरल अल्सर भी हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें बहुत ध्यान देने वाली है। चलिए, तो कई महत्वपूर्ण चीज़ें अभी तक सामने आई हैं और एक्सपर्ट्स के द्वारा लगातार अपनी बातों को बताया जा रहा है, और हमारी कोशिश यही है कि हम अपने सभी दर्शकों तक सही सलाह, सही जानकारी उन तक पहुंचाएं। लेकिन अब कोविड ओपीडी जारी है, लेकिन अब रुक कर रहे हैं अब तक की सुर्खियों का। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। धर्मांतरण मामले में सख्त हुई योगी सरकार, दोषियों पर लगेगा एनएसए, जांच एजेंसियों को मामले की तह तक जाने के आदेश।
यूपी बीजेपी में सियासी हलचल तेज, मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे बीएस संतोष। बैठक में संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद। वैक्सीनेशन का महा रिकॉर्ड, एक दिन में 85 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। यूपी में पहले दिन 6 लाख वैक्सीन डोज का लक्ष्य पार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की वैक्सीनेशन की तारीफ, बोले बीते दिनों हुआ अच्छा काम, आगे भी युद्ध स्तर पर होना चाहिए वैक्सीनेशन। और चलिए कोविड ओपीडी में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और इंडिया न्यूज़ के द्वारा ये कोविड ओपीडी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी पहुंच सके और उनको सही तरीके से कोरोना संक्रमण से कैसे उनको पार पाना है, कैसे उसके इलाज किए जा सकते हैं, एक्सपर्ट के द्वारा उन सभी लोगों को सलाह दी जा सके। और इसीलिए 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, ज़रा उनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। और मैं ज़रा डॉक्टर रवीश अग्रवाल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब हमने खाने पीने की चीज़ों को भी समझ लिया है, हमने ये जान लिया है कि कैसे कोरोना संक्रमण की पहचान हो सकती है, कौन कौन से रूप हैं कोरोना संक्रमण के और कैसे उनसे बचा जा सकता है, बचाव के वो रास्ते भी हमने जान लिए हैं। लेकिन अब हमें ये भी चीज़ जाननी है सर कि वापस से सभी चीज़ें पटरी पर आनी शुरू हो गई हैं। अनलॉक की प्रक्रियाएं अलग अलग राज्यों के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, लोग खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ऐसे में घर का कोई भी सदस्य अगर अपने घर से बाहर निकल करके दफ्तर जाता है और वापस अपने घर आता है तो उनको इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें उनको करनी चाहिए ताकि उनके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर छोटे बच्चे हैं वो बचाव उनका बना रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो मौजूदा परिवेश में हमको जानना जरूरी है। घर से बाहर निकलना मजबूरी है, ऑफिस जाना मजबूरी है, कुछ अपनी जरूरत के सामान के लिए घर से मार्केट में जाना मजबूरी है, परंतु लौटने के बाद आप ऐसे कमरे में प्रवेश करेंगे जहाँ पे बाथरूम हो, घर के जूते चप्पल को आप घर के बाहर छोड़ेंगे, गेट के बाहर छोड़ेंगे, उनको अंदर नहीं आने देंगे। उसके उपरांत आपका प्रवेश सीधे उस कमरे में होगा, उस बाथरूम में होगा जिसमें आप सब कपड़े उतार के पूरे ऐसे अच्छे अपना बाथ लेंगे, बाथ लेके उपरांत से लौटेंगे तो हमारे नाक कोविड का वायरस प्रवेश किया। और वायरस को मारने के लिए एक ही जरिया है कि हमने नाक के अंदर बैठे हुए वायरस को मार दिया। बालों के अंदर, शरीर के अंदर यदि कहीं पे वायरस का हमारे शरीर में आ गया है तो नहाने से वो दूर हो जाएगा। हमारे जूते चप्पलों के अंदर ही वायरस है तो जूते चप्पल हम घर के बाहर उतार देंगे तो वो हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। दूसरी बात, ये सब करने के उपरांत ही हम अपने बच्चों से, वाइफ से, मदर फादर से मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। तो हम बहुत हद तक अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास चीजें हैं, लेकिन डॉक्टर आशीष इस दौरान क्या घर के बाकी सदस्यों को मास्क पहनना घर में भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि घर का एक सदस्य तो बाहर से आवागमन कर रहा है, बाहर जा रहा है और वापस घर में आ रहा है, तो क्या घर के बाकी सदस्यों को भी मास्क का इस्तेमाल कर लेना चाहिए बचाव के तौर पर? जी सर, घर में जो लोग हैं वो रह रहे हैं उनको इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब घर में तो वो लोग अभी थोड़ी देर के लिए मास्क लगा लेंगे, सोते समय मास्क नहीं लगा पाएंगे, है ना। लेकिन हम यही जो अभी डॉक्टर रवीश जी ने कहा कि बाहर से आने के समय जो सर ने बताया कि आपको हाथों को सैनिटाइज करके और धोना है, हाथों को अच्छे से वॉश होना है, ठीक है, तब उसके बाद आप घर में प्रवेश करें, है ना। तो अगर हम इसी चीज को हम वायरस को तो हम बाहर के घर के बाहर छोड़ के ही आ रहे हैं, है ना, तो हम घर में अंदर मास्क लगा के अगर रेगुलर इतना मास्क हम घर में भी लगाएंगे तो हमारे अंदर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, हमारे अंदर CO2 लेवल बढ़ जाता है ना। तो कम से कम घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए, अभी जैसे मैं डॉक्टर रवीश जी की बातों से सहमत हूँ कि हमने सर ने भी बताया कि जो घर में आने से पहले आप हाथों को वॉश करके आए, है ना। तो ये सारी चीजें हम घर में कम से कम घर के माहौल को अच्छा रखें, इसीलिए हम ये सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, है ना। यही हमारी कोशिश है कि हम घर का माहौल अच्छा रख सकें।
घर के लोगों को हम बचाव दे सकें बाहर की चीजों से। कोई एक ही व्यक्ति ऐसा सिलेक्ट करें घर में कि यही व्यक्ति बाहर जाएगा घर से और सामान लेकर के आएगा, ताकि ये हो कि उस एक व्यक्ति को आप अगर इन केस कुछ होता है तो आप उसे आइसोलेट तो कर सकते हो। आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो आप उसे आइसोलेट तो कर सकते हो, बाकी लोग उसकी हेल्प तो कर सकते हैं, है ना। तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। जी, ठीक है। डॉक्टर नीलम, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? कपड़े बाहर छोड़ने के बाद जो भी बाहर से आया है उसको बाथ लेना चाहिए अच्छे से, और जो भी उनके कपड़े हैं सर्फ में 4 to 6 आवर तक डालने चाहिए, उसके बाद होने चाहिए। अगर कहीं से हो भी गया है तो फिर वहीं डेड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बचाव की वो रास्ते हैं। और आज के समय में, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे कि आपका घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर निकलता है, अपने दफ्तर के लिए जाता है या ज़रूरत के काम के लिए घर से बाहर निकलता है, और जब वापस लौटते हैं वो, तो किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए वापस घर में आते वक्त। तो ये वो ख़ास चीज़ें हैं जो कि आपको इस दौरान ज़रूर अपनानी चाहिए, और ये आपको बचाव के लिए ये बेहद ज़रूरी हैं। और डॉक्टर रवीश अग्रवाल, हम इस दौरान ये भी समझना चाहते हैं कि जब कोई भी शख्स अपने ऑफिस पहुंच गया है, घर से निकला, अपने ऑफिस पहुंचा, तो वहां पर उनको क्या और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे कलीग्स होते हैं, उनके साथ बैठ करके, इससे पहले तक तो साथ बैठ करके खाना खाने की पद्धति सी बनी हुई थी, तो उन सभी चीज़ों को हमने देखा कि कोरोना संक्रमण के दौर में हमने उन सभी चीज़ों को छोड़ा है। लेकिन वापस से जब लापरवाही भी बढ़ रही है, आवागमन एक बार फिर से शुरू हो गया है, लोगों की भीड़ होने लगी है, तो ये चीज़ें हमें अभी भी ध्यान रखना होगा कि साथ बैठ करके खाना नहीं खाना है, या हमें कुछ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ऑफिस में जाते वक्त किन बातों का और ध्यान रखना होगा? जाने पर अब जो आपने कहा खाने की साथ साथ शेयर करने की परंपरा को हमें फिलहाल तो नहीं इसको फॉलो करना होगा। हमें खाना अलग अलग ही खाना होगा। हम जहाँ भी अपनी हमारा जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे या तो गिलास का पार्टीशन या प्लास्टिक जो ट्रांसपेरेंट शीट्स होती है उसका पार्टीशन लगाना होगा। अपने टेबल के पास में सैनिटाइजर अवश्य होना चाहिए, जिससे कि जब जब हम किसी के संपर्क में आए, किसी पेपर को के संपर्क में आए, तो तुरंत अपना हैंड वॉश कर लें, सैनिटाइज कर लें। मास्क का प्रयोग करना ही करना है, और इसके अलावा संभव हो तो ग्लव्स भी पहने। एक आखिर में एक बात बहुत जरूरी कहना चाहूंगा जी, सिगरेट के कश को शेयर ना करें। ऑफिस में ये भी तो परंपरा है यारी दोस्ती में कि हम सिगरेट शेयर करके बिल्कुल ना करें साहब। पानी के गिलास बिल्कुल शेयर ना करें। अपनी पानी की बोतल लेके जाएं, अपना स्वयं का गिलास हो, किसी को उसमें शेयर ना करने दें। और ऑफिस में मास्क और ग्लव्स को डिस्कार्ड करें, और उसको जो बायोमेडिकल वेस्ट की जो गाइडलाइंस है उसके अनुपालन में हमको मास्क को और अपने ग्लव्स को डिस्कार्ड करना चाहिए येलो डस्टबिन में। इसी प्रकार से जब हम घर आते हैं तो घर में पहला काम होना चाहिए कि हम मास्क और अपने ग्लव्स को डिस्कार्ड करेंगे, तभी घर में प्रवेश करेंगे। वो मास्क किसी भी पब्लिक प्लेस पे या घर के टेबल आदि पे नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि मास्क के अंदर वायरस हो सकता है, और वायरस आपके मास्क के साथ आपके शरीर में, आपके घर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए मास्क को घर के बाहर ही छोड़ के आएंगे, और उसको जो बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप ही डिस्कार्ड करेंगे। अमूमन येलो डस्टबिन होती है, उसमें हम बायोमेडिकल वेस्ट की उसमें डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है डॉक्टर आशीष, यहाँ डॉक्टर रवीश अग्रवाल ने एक पॉइंट रेज किया है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं और सिगरेट आप शेयर ना करें, लेकिन ये तो कहा जाता है कि आपको इस दौरान सिगरेट नहीं पीनी है, क्योंकि ये आपकी जो श्वास संबंधी जो परेशानियां हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। अल्कोहल का सेवन आपको नहीं करना होगा। तो कई लोगों के मन में एक तो ये चीज़ कि इस दौरान इनका सेवन कितना घातक है, और दूसरी चीज़ ये बहुत सारे लोगों के मन में और बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि हम वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाएंगे क्योंकि हमें अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी, और उस दौरान हमें शराब का सेवन नहीं करना है, तो इसलिए लोग वैक्सीन भी नहीं लगाते हैं। जी सर, बिल्कुल सही है। वैक्सीन देखिए, पहले तो शराब और सिगरेट दोनों ही सेहत के लिए हानिकारक हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये वैक्सीन जो अल्कोहलिक पर्सन हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो हमें अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अल्कोहल छोड़नी है, लेकिन 72 आवर्स के लिए, 24 to 72 आवर्स आपको अल्कोहल नहीं लेनी है आफ्टर वैक्सीनेशन। जी,
ठीक है सर। और देखिए अब होता क्या है कि कोरोना वायरस क्या कर रहा है, हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड कर रहा है। सिगरेट्स क्या कर रही हैं, ये भी लंग्स को इन्फेक्टेड कर रही हैं, हमारे लिवर पे इफेक्ट पड़ रहा है। अल्कोहल क्या कर रही है, हमारे लिवर को और डैमेज करेगी। तो बेहतर तो यही है कि हम अल्कोहल को छोड़ दें, है ना। लेकिन वैक्सीन लगवाने के 24 से 72 घंटे के अंदर आपको अल्कोहल नहीं लेनी है, ठीक है सर। और वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आपको लगता है 24 आवर आप अगर होल्ड कर सकते हैं तो आप स्मोकिंग को होल्ड कर सकते हैं। वैसे उससे कोई साइड इफेक्ट अभी आ नहीं रहा, बस ये है कि आप 5 घंटे 6 घंटे आप स्मोकिंग मत कीजिए। रीजन क्या है ये भी कहना इसलिए जरूरी है कि वैक्सीन अगर किसी को कोई साइड इफेक्ट आता है तो क्या वो वैक्सीन से आया या स्मोकिंग से आया है, सिर्फ इसलिए अभी ये हम होल्ड करने के लिए हम भी पेशेंट से इसीलिए बोलते हैं। और उस टाइम इम्यूनिटी थोड़ा सा जब बॉडी में वैक्सीन जा रही है तो बॉडी में चेंजेस कर रही है, तो इम्यूनिटी चेंज हो रही है उस टाइम पर। और सिगरेट क्या कर रही है, ये भी आपके आरबीसी को ब्रेक डाउन करती है ना। तो इम्यूनिटी तो डाउन होती है ही, तो सिर्फ इस वजह से अभी स्मोकिंग को भी मना किया हुआ है कि आप 5 से 6 घंटे आफ्टर वैक्सीनेशन आप स्मोकिंग ना करें। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ खास सलाह हैं, और अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा ही भ्रम था तो यहाँ पर इस भ्रम को दूर करने के लिए आशीष तोमर डॉक्टर हमारे साथ जो बने हुए हैं, उन्होंने कई महत्वपूर्ण सलाह यहाँ पर दी हैं। डॉक्टर रवीश अग्रवाल भी लगातार इन्हीं चीज़ों को साफ भी कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर नीलम, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जो ये 2 डोज हमने दोनों वैक्सीन की ली हैं, तो क्या ये अलग अलग वेरिएंट पर कारगर हैं? क्योंकि हमने देखा कि इसको लेकर के जो ट्रायल्स थे और जो इसकी स्टडी थी वो इससे पुराने वेरिएंट को लेकर के थी कोरोना के, लेकिन अब उसके बाद तो बहुत एडवांस हो चुका है कोरोना का वायरस, और इसके अलग अलग रूप भी हम देख चुके हैं। तो क्या ये जो नए वेरिएंट हैं उनके ऊपर हमारी जो वैक्सीन है दोनों, क्या ये कारगर हैं? देखिए, वैक्सीन जो है बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, तो वो स्ट्रेन पे काम नहीं कर रही है, वो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा रही है, तो वो काम तो करती ही है। वो तो वेरिएंट है कि वो अपने आप को कैसे में जाके शो करता है। जहाँ उसको इम्यूनिटी वीक मिलती है वहाँ वो अटैक कर रही है। हमें फॉर्मूला है वो अपनाना है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, मास्क वेरी वियर करना है, सामान ला रहे हैं घर से बाहर जा रहे हैं प्रॉपर सैनिटाइज करना है, और घर में जितने भी मेटल की चीजें हैं जैसे स्टेयर्स लैशेस वगैरह होती है वो भी। कोरोना कितना असर रहा है, और हर तरीके से हर समय में उन्होंने अपना रूप बदला। जो स्टडीज हमारी दोनों वैक्सीन को लेकर के थी और भी कुछ ऐसी ही संकेत दिए। शुभेंदु जी, मैं बोलूंगा, एक पिता की 4 संतान है, 4 बेटे, उन 4 बेटों के शक्ल सूरत थोड़ी थोड़ी उन समान होते हैं, दूसरे बेटे में होते हैं, बट इन मेजॉरिटी उनके सभी गुण एक से होते हैं बन जाएं, लेकिन जो उसके मुख वो एक ही रहेंगे। उसका जो मेन स्ट्रक्चर है म्यूटेशन होने की वजह से थोड़े बहुत चेंज। ऐसे में मेरा ये कहना, कोविड की 2 डोज लग गई है, बनेंगे वायरस पे काम जिसके वायरस थोड़ी बहुत शरीर में, और उसका एग्जाम्पल तमाम लोग हैं जो कोविड की 2 और रह पाए, इन्फेक्शन हुआ उसके बावजूद भी। तो मेरा आपके चैनल से कि चक्कर में ना पड़े, ये डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, बस नहीं है कि दोनों डोज लगवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सलाह भी यही है, और एक्सपर्ट्स लगातार ये आपको गाइड वैक्सीनेशन के, आप कोरोना संक्रमण को हरा नहीं सकते हैं। इसके लिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला ये कि आप जो नियम बनाए गए हैं कोरोना संबंधी, जो गाइडलाइंस है, आप उनका पालन करना होगा। जैसे कि आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल समय पर आपको अपने हाथों को साफ रखना है, और आपको दूसरा जो हथियार है वो है वैक्सीनेशन का। और अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आप ये मान लीजिए जो सुरक्षा चक्र वो है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जरा आगे बढ़ते हुए डॉक्टर आशीष तोमर, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना है कि संक्रमित हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो ये माना जाता है अक्सर कि उसकी एंटीबॉडीज डेवलप हुई वो आने वाले बचा सकती हैं। लेकिन अब दोनों वैक्सीन की डोज हमने लगवा ली है, तो ये कैसे साफ हो कि ये कितने समय तक कारगर साबित होंगी? अब हमने दोनों डोज लगवा ली हैं, क्या 1.5 साल तक कारगर रहेंगी, ये कोरोना से हमें बचाएंगी, कितने समय तक? सर ये इस चीज की तो अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कहाँ तक अभी ये कारगर है, कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। लेकिन हमें ये है कि अभी हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारे अंदर जा रही हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। तो हम यही है कि जब हमारे अंदर एंटीबॉडीज हैं किसी दूसरी चीज से लड़ने के लिए, दूसरी बीमारी से लड़ने के लिए, तो हम जब तक ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे क्या हुआ कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उसके बाद पोस्ट कोविड पेशेंट्स जो थे उनमें सिम्टम्स ये दोबारा से हो रहे थे। लेकिन हो क्या रहा है
कि पेशेंट घर पे जाते हैं और पोस्ट कोविड पेशेंट फिर अपने आप को थोड़ा सा अच्छा समझ के जो उन्हें लाई जाती हैं, जैसे अभी मैं पहले भी अभी हमारी बात हुई इस बात पर कि स्टीम पर, तो उसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव करके हाल ही में एक मेरे पेशेंट थे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जी। तो उनको हमने बताया कि आपको जैसे स्पायरोमेट्री करनी है, तो उन्होंने स्पायरोमेट्री होता है कि आपको 3 to 4 टाइम करना है, पेशेंट ने पे 200 बार कर दिया। तो ये चीजें जो ये लापरवाही जो है अपने आप को फिट समझना और एक साथ बहुत सारी चीजें कर देना है ना, अपने आप को अच्छे समझते हुए, तो उससे क्या होता है कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स में सिम्टम्स उनमें आ रहे हैं जो घर पर जाकर के लापरवाही बरत रहे हैं। पेशेंट को बताया जा रहा है कि आपको घर पे रेस्ट करना है क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, आपको रेस्टिंग फेज में अभी रहना है, ज्यादा वर्क नहीं करना है, क्योंकि और हम मतलब पेशेंट से यही जाके उन चीजों को लापरवाही बरत देते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर रवीश से ये सवाल कर लेता हूँ। डॉक्टर रवीश, इस पर आपका क्या कहना है? कितने समय तक और कितनी अवधि तक ये कारगर साबित हो सकती है? ये अभी तक कुछ अनुमान है इस पर? ये कोई प्रमाणित नहीं है, हम पे अभी इस तरह के कोई डाटास नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद या कोविड के इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज हमारे शरीर में कितने समय तक रहेंगी, इसके बारे में अभी हम डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इट इज टू अर्ली टू कमेंट, बिकॉज कोविड का इन्फेक्शन हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में 1.5 साल हुए हैं, तो 1.5 साल में अभी हमारे पास स्टडीज हो रही हैं, हम पे डाटा नहीं आए हैं। लेकिन यदि आपको ये जानना है कि मेरे शरीर में एंटीबॉडीज हैं या नहीं, तो आप एंटीबॉडी टाइटर करवा सकते हैं। यदि एंटीबॉडी टाइटर हो जाता है और आपके शरीर में सफिशिएंट मात्रा में एंटीबॉडीज मिलते हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित, मतलब कोई डाटा है जो ये बता सके कि एंटीबॉडीज कितने समय तक शरीर में रहेंगे। इसमें मैं एक सवाल और जोड़ रहा हूँ डॉक्टर रवीश अग्रवाल कि अगर हमने ये जांच करवाई और हमें हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि हमने दोनों वैक्सीन की डोज लगवा ली हैं और तीसरी लहर का संकट भी बन रहा है, अब इंजेक्शन या तीसरी डोज भी लेना हो जाता है क्या उस वक्त? इस बारे में अभी हमारे पास कोई नहीं है जिसको हम बूस्टर डोज कहते हैं, है ना, कहता है। देखिए, हमसे ज्यादा काबिल लोग बैठे हुए हैं जो वैक्सीनेशन पे काम किया है, तुरंत हमको पूरे देश को ये सूचना देंगे कि बूस्टर डोज की भी जरूरत है। लेकिन आज के परिवेश में केवल 2 डोज का ही है और 2 डोज ही लगेंगे। और वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए दुनिया के कई देशों में ये देखा जा रहा है, कह दिया जाता है कि आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत की परिस्थिति के अंदर डॉक्टर नीलम, आपको लगता है आप जो मास्क ना पहनने को लेकर के देशों के अंदर कहा, इससे कुछ असर होने की संभावना है कि वैक्सीन के बाद नुकसान होगा ही? मास्क जरूरी वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं है कि मास्क नहीं लगाना या हमें कुछ होगा नहीं, ये तो एक तरह की बीमारी है और सब। ठीक है डॉक्टर, आगे इसमें आप। नीलम ने कहा कि मास्क बहुत जरूरी है क्योंकि कोरोना वायरस कहाँ से हमारे प्रवेश कर रहा है, नाक से, हमारे मुंह से। अगर होता क्या कि हमने कहीं हाथ टच हो गया, बाई चांस हमारा हाथ हमारे मुंह पे लग जाता है, तो मास्क हमारे चेहरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे माउथ को, हमारी नोज को, नेजल कैविटी को, इनको कर रहा है ताकि वो अंदर एंटर ना कर पाए, और वहीं पे किसी भी मास्क को रीयूज ना किया जाए। जैसे अभी मैंने मार्केट में अभी देखा है कि व्यक्ति जैसे कपड़े पहन रहा है उस कलर के मास्क वो मिल रहे हैं, तो हम तो यही आपको सभी को एडवाइस करेंगे कि मास्क, डिस्पोजेबल मास्क यूज करें। जरूरी नहीं है कि आप N95 ही लें, आपको अगर कॉस्टली लगता है आप डिस्पोजेबल मास्क 2 यूज कर सकते हैं, उन्हें रीयूज ना करें। उन्हें अभी कपड़ों के साथ कपड़ों के कलर के कपड़ों क्लॉथ मैचिंग मास्क आ रहे हैं तो उन्हें रीयूज पे टांग देते हैं, संभाल के रख लेते हैं। ये कोई फैशन के लिए नहीं लगा, अपनी जान बचाने के लिए, अपने घर वालों की जान बचाने के लिए, इन सब चीजों के लिए ये मास्क यूज किए जा रहे हैं, और मास्क को अपने आप से बचाव रखने के लिए मास्क आप बहुत अच्छा आपने अपने पॉइंट रेज किया है कि ये जो हम आजकल देख रहे हैं कि फैंसी मास्क का एक ट्रेंड शुरू हो गया है। थिन लेयर के वो मास्क होते हैं, बहुत पतले से कपड़े के वो मास्क होते हैं, और उसको हम देखते हैं अक्सर लोग पहन करके चलते हैं। उसमें फैंसी तो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन वो कितने कारगर हैं, और क्योंकि ये ट्रेंड में आ चुका है, लोग अक्सर ऐसे हैं वो बहुत पतले से कपड़े के होते हैं। जी जी सर, होता यही है सर। अभी शुभेंदु जी से मैं जैसा भी आपसे बात कि बाहर के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, है ना, तो वो इसी चीज, ये सारी चीजों को हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि फैशन के चक्कर में हम अपनी जान को ना गवा दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का सुझाव, कई महत्वपूर्ण बातें जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा हमारे सभी दर्शकों तक कि हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे थे उन की। फिलहाल के लिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।